हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी। और जो सामान्य हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें जो है हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, वर्णमाला। इसकी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और अभी मैं आप लोग को इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें करीब 200 से 250 क्वेश्चन ऐसे हैं वर्णमाला चैप्टर में, जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। उसमें हम एक वीडियो में करीब 55-56 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट कर ही चुके हैं। हाँ, 56 क्वेश्चन अप्रॉक्स हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं 200 क्वेश्चन में से। तो जो 57 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट है, आज से हम वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये अगर आप लोग ये 200-250 क्वेश्चन वर्णमाला के पूरे कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपको कहीं से कुछ भी वर्णमाला से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपके ये 200-250 क्वेश्चन में से ही आपका अगर वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं क्वेश्चन में से ही आएगा। 110% मैं इस बात की आपको श्योरिटी दे रही हूँ, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57। छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, अणा आदि का उच्चारण किससे होता है। ये जो ध्वनियां दे रखी हैं, ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, अणा का उच्चारण किससे होता है। कंठ से, मूर्धा से, तालव्य से या ओष्ठ से। तो इसका जो उच्चारण होता है वो तालव्य से होता है। तो 57 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हिंदी व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गा, ना, मा व झा। तो गा, ना, मा व झा। तो इनमें से जो झा है उसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तालव्य है, ठीक है, मतलब कि तालु है। या का उच्चारण स्थान क्या है, या का उच्चारण स्थान जो है वो तालु है, ठीक है। सा का उच्चारण स्थान क्या है, सा का जो उच्चारण स्थान है वो भी तालु है। या का भी तालु है, सा का भी तालु है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पे। निम्न में से तालव्य ध्वनि है, निम्न में से तालव्य ध्वनि है कौन सी। टा, पा, का व शा। तो जो शा है वो तालव्य ध्वनि है। तो इसका जो है वो ऑप्शन सी जो है वो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम 62 पे। चा वर्ग की ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं। चा वर्ग की ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं। तो बताइए चा वर्ग की जो ध्वनि है वो किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं। वत्स, दंत, कंठ एवं तालव्य। तो जो चा वर्ग की ध्वनियां हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, वो कंठ के अंतर्गत आती हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 63 क्वेश्चन पे। डा किसका उच्चारण स्थान होता है। डा किसका उच्चारण स्थान होता है। तो डा जो है वो किसका है, मूर्धा का उच्चारण स्थान होता है। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं 64 पे। 64 क्वेश्चन क्या है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। तो बताओ हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी होती हैं। मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी होती हैं, टा, ठा, डा, ढा। कौन सी होती है, टा, ठा, डा, ढा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 65 पे आते हैं। जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है। जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं उसे। कंठ कहते हैं, मूर्धा कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं या दंत कहते हैं। तो उसे जो है वो दंत कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, बताइए। इसमें ऑप्शन 4 दे रखे हैं, का, छा, पा व ता। तो बताइए इसमें से कौन सी ध्वनि ऐसी है जो दंत ध्वनि है। तो जो ता से तरबूज है वो क्या है, वो दंत ध्वनि है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो बताइए, टा, ठा, डा व अणा। टा, ठा, ढा व अणा क्या है, मूर्धन्य ध्वनि क्या है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं। जो टा वर्ग होता है ना, उसमें किस प्रकार के व्यंजन आते हैं। कंठ वर्ग के आते हैं, तालव्य वर्ग के आते हैं, मूर्धा वर्ग के आते हैं या दंत वर्ग के आते हैं, बताइए। तो इसके अंतर्गत जो आते हैं ना वो मूर्धन्य वर्ग के वर्ड आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान है। जो टा वर्ग होता है ना, वर्ग कितने होते हैं पहले तो ये बताइए, वर्ग कितने होते हैं। वर्ग होते हैं 5 वर्ग होते हैं। तो जो टा वर्ग होता है ना, उसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, बताइए कौन सा विकल्प बिल्कुल शुद्ध है। क्या जो सा सलगम है वो मूर्धन्य ध्वनि है, या फिर जो चा चम्मच है वो कंठ ध्वनि है, जो सा षटकोण है वो तालव्य ध्वनि है, बताइए। नहीं ना। तो जो सा सपेरा है वो दंत ध्वनि होती है,
सपेरा कौन सी ध्वनि है? वो दंत ध्वनि है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? था किस वर्ग का व्यंजन है? जो था है वो किस वर्ग का व्यंजन है? तो था दंत वर्ग का व्यंजन है। क्यों? क्योंकि ता था दा धा, हाँ ता था दा धा णा किसके अंतर्गत आता है? व्यंजन ध्वनियों के अंतर्गत आता है, दंत ध्वनियों के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। निम्न में से दंत वर्ग है, निम्न में से दंत वर्ण है, बताओ कौन सा वर्ड ऐसा है जो दंत वर्ड है? ता, चा, उ या ता, इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो दंत वर्ड है? तो जो ता है वो दंत वर्ड है। क्या है ता? दंत वर्ड है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 73? क्या है? द ध्वनि का उच्चारण, द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। बताओ जो द ध्वनि है उसका जो उच्चारण स्थान है क्या आधार पर होता है? किस उच्चारण स्थान के आधार पर है? दंत। कैसे? दंत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? ता था द आ गया ना, दादावात दंत के अंतर्गत ता था दा आ गया ना। तो जो दा होता है वो दंत के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 74। ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है, ता वर्ग की उच्चारण ध्वनियों का उच्चारण स्थान है, क्या है बताइए? दंत। क्वेश्चन नंबर 75। ता वर्ग का उच्चारण होता है, ता का उच्चारण होता है, बताइए ता का उच्चारण किससे होता है? तो ता का जो उच्चारण होता है वो दंत से होता है, ना तो कंठ से होता है, ना मूर्धा से होता है, ना तालु से होता है। किससे होता है? दंत से होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, बताइए कौन सी इसमें दंत ध्वनि है? जो लाल लट्टू है वो इसमें दंत ध्वनि है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 77। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, इनमें से हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है वो कौन सी है? तो इसमें से जो भा से भट्टी है वो ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, क्योंकि ओष्ठ व्यंजन ध्वनि के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? पा पतंग, फा फल, बा बकरी, भा भट्टी। कौन से? पा पतंग, फा फल, बा बकरी, भा भट्टी, माँ मच्छी, है ना। तो जो भा भट्टी है वो किसके अंतर्गत आ रहा है? ओष्ठ व्यंजन ध्वनियों के अंतर्गत आ रहा है। आप लोग सोचते होंगे कि मैं ही आपको छोटा आ से अनार, या फिर बड़ा आ से आम, छोटी ई से इमली, इस तरीके से क्यों पढ़ाती हूँ? आप लोग तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। लेकिन मैं ये जो वीडियो है ये किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए नहीं बना रही हूँ, कि मान लीजिए ये वीडियो मैंने पीजीटी वालों के लिए बनाई है, तो जो लोग पीजीटी की टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो काफ़ी वेल एजुकेटेड हो जाते हैं, अप्रॉक्सीमेट एमए बीएड तो होते ही होते हैं वो, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि ये वीडियो पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम या किसी एक सब्जेक्ट की नहीं है। ये जो वीडियो है ये सभी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पेपर में हिंदी आती है। और सबसे पहला जो एग्जाम होता है वो एसएससी जीडी का होता है, जो कि 10th के बाद ही होता है। अगर कोई बच्चा 18 साल का हो गया है तो 10th के बाद ही वो एसएससी जीडी का एग्जाम दे सकता है। तो एसएससी जीडी वाले बच्चे के लिए आज के टाइम में वैसे तो वर्डमाला जो है वो हमें नर्सरी एलकेजी में पढ़ाई जाती है, लेकिन उस टाइम पे तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं अच्छे तरीके से, तो बाद में जाके उनको प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसको इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ कि चाहे तो इस वीडियो को एसएससी जीडी वाला देखे और चाहे इस वीडियो को टीजीटी पीजीटी वाला देखे, सभी एकदम सेटिस्फाई होने चाहिए, सभी को समझ में आना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से मैं आप लोग को ये सब इतना डिटेल में बताती हूँ। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 78 की तरफ। तो क्वेश्चन 78 क्या है? निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? पा पतंग, फा फल, बा बकरी, भा भट्टी, माँ मच्छी। ठीक है, पा पतंग, फा फल, बा बकरी, भा भट्टी, माँ मच्छी। तो जो चा से चम्मच है वो ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। ठीक है, हिंदी में ब ध्वनि है, हिंदी में जो ब ध्वनि है वो क्या है? मतलब जो बा से बकरी है वो क्या है? तो बा से बकरी किसके अंतर्गत आता है? ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से अंतस्थ वर्ड है, इनमें से अंतस्थ वर्ड है। अंतस्थ वर्ड कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं? सबसे पहली बात, अंतस्थ वर्ड 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या रा। कौन कौन से होते हैं? या रा ला वा। ठीक है, तो इसमें अंतस्थ वर्ड कौन सा है? जो वा से वकील है ये है अंतस्थ वर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें अंतस्थ वर्ण है, बताइए अंतस्थ वर्ड कौन सा है? वा अंतस्थ वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं इसमें से? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या रा ला व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अर्ध स्वर है। बताया था ना मैंने आप लोगों को अर्ध स्वर कितने होते हैं, आपको इनकी संख्या भी पता होनी चाहिए और ये कौन कौन से होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। तो अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 2 है। अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? या से यज्ञ, वा से वकील। कौन कौन से होते हैं? या से यज्ञ, वा से वकील। ठीक है, इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है?
स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, 25 होती है। अब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत इनमें से कौन सा वर्ड नहीं आता है? तो जो या से यज्ञ है वो स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि वह अंतस्थ व्यंजनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? इनमें से कौन सी ध्वनि ऐसी है जो अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं? या, रा, ला, वा। मैं आप लोग को बार बार रिवाइज करवाती हूँ, एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन का रिवीजन करवाती हूँ, जिससे कि आप लोग को बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छे से याद हो सके। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो जो वा से वकील है वो अंतस्थ के अंतर्गत नहीं आती है, मतलब जो बा से बकरी है वो अंतस्थ के अंतर्गत नहीं आती है, वा से वकील तो आता है। क्यों? या, रा, ला, वा। या से यज्ञ, रा से रथ, ला से लट्टू और वा से वकील, ये तो अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वा से बकरी जो है वो अंतस्थ के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है? अभी मैंने आपको बताया था ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि अर्धस्वरों की संख्या कितनी है? 2 है। अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? या से यज्ञ और वा से वकील। कौन कौन से होते हैं? या से यज्ञ और वा से वकील। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86, सही कथन चुनिए। इनमें ना हमें सही कथन चुनना है। ये 4 कथन दे रखे हैं, इसमें हमें सही कथन बताना है। तो इसका तो मुझे पहला ही कथन बिल्कुल सही लग रहा है, या और वा ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती हैं। हाँ, राइट है, या और वा ध्वनियां जो होती हैं वो अर्धस्वर होती हैं। नेक्स्ट, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। व्यंजन का उच्चारण, स्वर का उच्चारण बिना किसी की सहायता के होता है, लेकिन व्यंजन का तो उच्चारण बिना स्वर की सहायता के पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो होता ही स्वर की सहायता से है। नेक्स्ट, अवधेश का विग्रह अव प्लस देश होता है, गलत दे रखा है ये, अब प्लस देश नहीं होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 60 है, गलत। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। 87, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 87, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। इसका ऑप्शन नंबर ए है जो वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ना, क्योंकि ला दे रखा है, या, रा, ला, वा। तो जो ला से लट्टू है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। तो पा, फा, बा, भा, मा। पा, पा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं ये बताइए? पा पतंग, पा फल, बा बकरी, भा भट्टी, मा मच्छी। जब आप इन वर्डों को बोल रहे हैं तो आपके मुंह का ऐसा कौन सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है? मतलब कि आपके ओठ सबसे ज्यादा। आप पा पतंग बोल के देखिए कि आप बिना ओठ के पा पतंग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो ये जो है वो ओष्ठ ध्वनियां है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? निम्न में से ओस्ट वर्ड कौन सा है? बताइए, निम्न में से ओस्ट वर्ड कौन सा है? ओस्ट वर्ड कौन सा है जिसको बोलने के लिए ओठ की आवश्यकता पड़ रही हो सबसे ज्यादा? तो ऊ जब बोलेंगे तो बिना ओठ के तो ऊ बोलना पॉसिबल ही नहीं है। तो ओस्ट ध्वनि कौन सी है? छोटा ऊ। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? कितनी बार याद कराया है? अब तो आप लोग को भी रट गया होगा मेरे साथ साथ। यारा, लावा, इनकी संख्याएं होती हैं 4, और यारा, लावा जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? यारा, लावा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अंतस्थ व्यंजन जो है वो वाह है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन सेम इसमें फिर पूछ लिया, तो इसमें जो है वो क्या है? या से यज्ञ जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? यारा, लावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो यारा, लावा किस प्रकार के व्यंजन है? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यारा, लावा किस प्रकार के व्यंजन है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। बता देती हूँ, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 94, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? पहले तो आप लोग ये बताइए, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सा सलगम, सा षटकोण, सा सपेरा, हा हल। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सा षटकोण, सा सपेरा, हा हल, और बस ये 4 होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन 95 की तरफ। इसमें जो है हम अप्रोक्सीमेट 100 क्वेश्चन, ठीक है, पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं, ये वाला पेपर ही कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। उच्चारण की दृष्टि से सा सलगम, सा षटकोण व सा सपेरा व्यंजन किस प्रकार के हैं? तो ये किस प्रकार के व्यंजन है? ये ऊष्म व्यंजन है। निम्न में से ऊष्म व्यंजन नहीं है। इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? सा सलगम, सा षटकोण, हा हल तो ऊष्म व्यंजन है, मतलब कि ला से लट्टू जो है वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो ऊष्म व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ आते हैं। सा सलगम, सा षटकोण व सा सपेरा किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये जो तीनों हैं वो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? बताइए, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? बताइए, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सा सलगम, सा षटकोण, सा सपेरा। बताइए, ये 3 है ना, और इसमें एक चौथा और होता है, क्योंकि ऊष्म व्यंजन जो है वो 4 होते हैं। हा हल भी होता है इसमें, लेकिन हा हल इसमें दिया नहीं है। तो ऊष्म व्यंजन ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 पूछ रहा है ऊष्म वर्ड है, बताइए इन चारों में से ऊष्म वर्ड कौन से हैं? तो
सासलगम, सासठ कौन, सासापेरा जो है वो ऊष्म वर्ड है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 100 क्या पूछ रहा है, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो जो गा से गमला है वो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि सासलगम, सासठ कौन, सासापेरा और हाहल जो है वो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। तो क्वेश्चन नंबर 101 हमारा हमसे क्या पूछ रहा है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है, बताइए ऊष्म व्यंजन कौन सा है इनमें से। ना तो माँ मछली ऊष्म व्यंजन है, ना लालटू ऊष्म व्यंजन है ना, और ना ही जा से जहाज ऊष्म व्यंजन है। तो जो हा से हल है वो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, क्योंकि ऊष्म व्यंजन जो है वो 4 होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 102 की तरफ। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन से होते हैं, सासलगम, सासठ कौन, सासापेरा, हाहल। सासलगम, सासठ कौन, सासापेरा, हाहल। ठीक है, तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 103 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है, र एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन 2 वर्णों को सम्मिलित किया गया है। जो र है वो एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन 2 वर्णों को सम्मिलित किया गया है। तो इसे बनाने के लिए जो वो है कौन कौन से 2 वर्ड यूज करें, एक तो सा से सलगम एवं रा से रथ के वर्डों को सम्मिलित करके इसको बनाया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 104 की तरफ आते हैं। 104 जो है वो क्या पूछ रहा है, छ क्षत्रिय वर्ड यानी छ किसके योग से बना है, ये भी एक संयुक्त वर्ड है, तो ये किसके योग से बना है, तो ये जो है वो का प्लस सा से षटकोण की मदद से बना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 105 क्या पूछ रहा है हमसे, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो इसमें ये तीनों तो ऑप्शन बी, सी और डी जो है वो तीनों संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, है ना। तो जो या से यज्ञ है वो क्या है, वो एक अंतस्थ व्यंजन है, वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 106 की तरफ। तो निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, बताइए क्या बाबाकरी संयुक्त व्यंजन है, नहीं है, मैंने ये तो नहीं पढ़ाया। सासलगम संयुक्त व्यंजन है, ये भी नहीं है। भासे भट्टी संयुक्त व्यंजन है, नहीं ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 107। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, संयुक्त व्यंजन क्या बनता है, संयुक्त व्यंजन क्या बनता है, बताइए। जो आपका ज्ञा से ज्ञानी है वर्णमाला का जो अंतिम व्यंजन है वो किससे बनता है, तो वो बनता है जा प्लस अणा से, किससे बनता है, जा प्लस अणा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 108 की तरफ आ जाते हैं हम। तो 108 जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट 109, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो जो सा से षटकोण है वो क्या संयुक्त व्यंजन है, नहीं है ना। तो जो सा से षटकोण है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 110 जो है वो क्या पूछ रहा है, जो त्रा है वो किन वर्णों के सहयोग से बना है, जो त्रा है वो किन 2 वर्णों के सहयोग से बना है। तो वो ता प्लस रा, ता प्लस रा, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 111 यानी 111 की तरफ। तो निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है, अल्प प्राण महाप्राण तो मैंने बहुत अच्छे से याद करवाया आप लोग को। तो निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है बताइए। तो जो का है वो एक अल्प प्राण ध्वनि है। ठीक है, अल्प प्राण की डेफिनेशन क्या होती है, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ड जो होता है वो अल्प प्राण ध्वनि कहलाता है। ठीक है, और हाथ से हल जो है वो भी एक अल्प प्राण ध्वनि है। ठीक है, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है, इनमें से कौन सा व्यंजन ऐसा है जो कि अल्प प्राण है। तो चा जो है वो कौन से वर्ग का है, तालु, तालव्य वर्ग का जो है वो पहला पहला ही वर्ड है ना तालव्य वर्ग का, चा। तो वो अल्प प्राण जो है वो चा से चम्मच जो है वो एक अल्प प्राण है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 113 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 113 में क्या पूछा है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो जो गा से गमला है वो जो है वो अल्प प्राण है, क्यों, क्योंकि अल्प प्राण की डेफिनेशन होती है प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ड जो होता है वो अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है, तो जो गा से गमला है वो का वर्ग का तीसरा वर्ड है, का वर्ग का तीसरा वर्ड है, मतलब का खा गा तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो वो एक अल्प प्राण ध्वनि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 114 की तरफ। तो ये पूछ रहा है कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। महाप्राण की डेफिनेशन क्या होती है, महाप्राण की आपकी डेफिनेशन है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, महाप्राण की डेफिनेशन बता रही हूँ मैं आपको, प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा जो वर्ड होता है वो महाप्राण कहा जाता है। कौन से नंबर, दूसरा एवं चौथा। ठीक है, तो इनमें से पूछा है महाप्राण नहीं है। अब जो जैसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए है, खा है, तो खा कौन से नंबर पे आता है, का के बाद खाई आता है ना, दूसरे नंबर पे हो गया, तो मतलब महाप्राण है।
घा कौन से नंबर पे आता है? ये भी का वर्ग का ही है, का खा गा घा। घा चौथे नंबर पे आता है, तो ये भी आपका जो है वो महाप्राण है। उसके बाद आता है झा। झा कौन से नंबर पे आता है बताइए? झा जो है वो भी चौथे नंबर पे आता है। तालव्य तालव्य तालु जो वर्ग है ना, उसका जो चौथा वर्ड है वो झा से झंडा ही है, तो वो भी महाप्राण के अंतर्गत आता है। बट जो जा से जहाज है, चा छा जा, चा छा जा, तो तालु वर्ग में जो तीसरे नंबर पे आ रहा है वो क्या आ रहा है? जा से जहाज। और तीसरे नंबर वाला जो है वो महाप्राण नहीं होता है, वो अल्प प्राण होता है। ठीक है, तो आज जो है वो हमने आपके 58 से लेकर मतलब 58 से लेकर 114 तक के क्वेश्चंस कवर किए हैं इसमें, है ना। अप्रॉक्सीमेट 50 से ऊपर ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं आपने। और इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये जितने भी क्वेश्चन है प्लीज़ आप लोग इनका रिवीजन करिए, बहुत अच्छे से रिवीजन करिए। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चंस को मेरा लगवाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि आप लोगों को 10 जगह 10 तरीके का कंटेंट ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। और वर्णमाला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जैसा भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन बनता है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहीं अपनी इन्हीं वीडियोज़ में प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, तो क्वेश्चंस की ये हमारी सेकंड वीडियो हो चुकी है। इससे पहले वाली जो वीडियो है जिसमें हमने 1 से लेके 56 तक के क्वेश्चन करवाए हैं, उसके बाद ये हमारी दूसरी वीडियो है, इसमें हमने 57 से लेके 114 तक के क्वेश्चन करवाए हैं। और बाकी के 114 के बाद 115 से आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रोवाइड करवाइएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि अगर किसी को वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना हो तो वो आराम से कर सके, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।